Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to all of you in the online classes of FEI. Dear students, previous lecture में हमने डिस्कस किया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में, और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 है। आज इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी कैसे होती है। अगर हम ज़मीन के सरफेस से ऊपर जाएं तो उसके वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे वेरियस इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। जो जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनमें चेंज हम लाते हैं, और वो इक्वेशंस फिर एप्लीकेबल होते हैं फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। तो वो भी हम इसी टॉपिक में आज डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें क्या वेरी होती है और कैसे ये वेरी होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डियर स्टूडेंट्स, वी नो दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू g इंटू m डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये जो g है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और ये बराबर होती है कैपिटल G रिप्रेजेंट्स ग्रेविटेशन कांस्टेंट इनटू m, दिस m रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ अर्थ, एंड डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, दिस r रिप्रेजेंट्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला it is clear that the value of g, acceleration due to gravity, depends on the value of gravitational constant g, mass of the earth m, and the radius of the earth. तो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल जाता है कि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिपेंडेंट है on the value of g, mass of earth and radius of the earth. तो डियर स्टूडेंट्स, चूंकि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका वैल्यू तो कांस्टेंट होता है, इसका वैल्यू तो चेंज नहीं होता है, और जो मास ऑफ अर्थ है उसका वैल्यू भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि मास ऑफ अर्थ ना तो इंक्रीज होता है ना तो डिक्रीज होता है। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, या हम यहाँ पे मास ऑफ अर्थ की बात करते हैं, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट रहता है। तो अब इसमें वेरी क्या होता है वो हम देखते हैं। ग्रेविटेशन कांस्टेंट g एंड मास ऑफ द अर्थ m आर ऑलवेज कांस्टेंट। ये जो ग्रेविटेशन कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ जो है ये ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा के लिए कांस्टेंट है। जो मैंने अभी आपको बोला कि ये दो वैल्यूज कांस्टेंट है, इनके वैल्यूज कांस्टेंट है। Therefore the value of g is constant as long as the radius r of earth remains constant. अब इसमें जो वेरिएबल क्वांटिटी है जो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकती है वो तो रेडियस है। रेडियस ऑफ अर्थ चूंकि यूनिफॉर्म नहीं है, रेडियस ऑफ अर्थ चूंकि कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि जो अर्थ है इट इज नॉट ए परफेक्ट स्फीयर, वो इलिप्टिकल पाथ है, एलिप्टिकल है, और वो फ्लैटेंड है, वो तो परफेक्ट स्फीयर नहीं है। इसीलिए उसका जो रेडियस है वो तो कांस्टेंट नहीं रहता है हम यानी सारी जगहों पे। तो यही मैं आपको ये यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूँ कि Earth is not a perfect sphere, so the value of r is not constant at all the places on its surface.
तो फिर मैंने यहाँ पे नोट लिखा कि ये जो अर्थ है इसका जो रेडियस है वो कहाँ पे ज्यादा होता है और रेडियस ऑफ अर्थ कहाँ पे कम होता है. The radius of earth at the poles is minimum. The value of g is maximum at the poles. जो अर्थ है इसके तो दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. जो पोल्स पे रेडियस है वो मिनिमम है. पोल्स पे रेडियस क्या होता है? मिनिमम. एंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट द पोल्स. जब r कम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा, क्योंकि ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस. तो इस यहाँ पे इक्वेशन फिर से आप देखिएगा, g इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर. ये जो r है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. इसका मतलब है कि अगर r ज्यादा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम आएगा. अगर r कम तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज्यादा. अगर r ज्यादा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम आएगा. तो द रेडियस ऑफ अर्थ एट द पोल्स इज मिनिमम. पोल्स पे चूंकि रेडियस कम है तो g का वैल्यू मैक्सिमम आएगा. द वैल्यू ऑफ g इज मैक्सिमम एट द पोल्स. The radius of earth is maximum at the equator. लेकिन जो इक्वेटर है अर्थ का वहां पे रेडियस ऑफ अर्थ मैक्सिमम है. सबसे ज्यादा रेडियस जो अर्थ का है वो इक्वेटर पे ज्यादा होता है. सो द वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट द इक्वेटर. जब r बढ़ जाए तो g का वैल्यू कम हो जाएगा. द रेडियस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर, सो द वैल्यू ऑफ g इज मिनिमम एट द इक्वेटर. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है कि पोल्स पे रेडियस ऑफ अर्थ मिनिमम है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू मैक्सिमम है. लेकिन ये रिवर्स है, ये अपोजिट है. पोल्स ये इक्वेटर पे, क्योंकि इक्वेटर पे रेडियस ऑफ अर्थ ज्यादा होता है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम वहां पे होती है. तो इसके साथ यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम इक्वेशंस ऑफ मोशन भी इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. यहाँ पे मैंने हेडिंग दी इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज, यानी जो हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी हैं तो उसमें हमने ये इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो 3 है. वो भी आपको पता है कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो ये जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन है. लेकिन जो इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए है, इन इक्वेशंस में चेंज लानी है तो वो इक्वेशंस फिर एप्लीकेबल है फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज. तो पहली ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो ये जो यहाँ पे a है ये एक्सेलरेशन है. क्योंकि जब एक बॉडी को हम फ्री फॉल करते हैं, ड्रॉप करते हैं एक बॉडी को, तो वहां पे एक्सेलरेशन उसमें जो प्रोड्यूस होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है. इसीलिए इस a को हम रिप्लेस करते हैं स्मॉल g से. दिस g रिप्रेजेंट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस जी टी. दिस इक्वेशन ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल फॉर freely falling bodies. Now s equal to ut plus half of at square. ये s represents distance या displacement, u initial velocity t time plus 1/2 at square. ये acceleration है यहाँ पे. क्योंकि जब एक बॉडी फॉल होती है फ्रॉम सम हाइट से तो वहां पे हम हाइट लेते हैं, तो वर्टिकल डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं हाइट से h. इसीलिए इस s को मैंने रिप्लेस किया h से इक्वल टू यू टी इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ ऑफ 1/2 कांस्टेंट है जी टी स्क्वायर. ये जो a है इसको हमने रिप्लेस किया g से तो जी टी स्क्वायर आएगा. सो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, h इक्वल टू यू टी प्लस जी टी स्क्वायर.
थर्ड वन इज वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस। तो यहाँ पे हम ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी होती है, u इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच, ए को रिप्लेस किया स्मॉल g से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से, और s को रिप्लेस किया h से यानी वर्टिकल हाइट से। तो v इक्वल यू प्लस ए टी, वी इक्वल यू प्लस जी टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, h इक्वल यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ए एस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू जी एच। आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करनी होगी तो आपको क्या करना है, आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी का वैल्यू दिया जाएगा। तो टाइम अगर आपको निकालना हो तो इस इक्वेशन के जरिए, या यू अगर आपको पूछा जाए कि फाइनल वेलोसिटी निकालिए जब एक बॉडी ड्रॉप की गई फ्रॉम सम हाइट से, तो उस वक्त आप इन इक्वेशंस में से इक्वेशंस यूज कर सकते हैं। तो ये इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडीज के लिए है। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो मैंने नोट यहाँ पे लिखा कि द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन आर असाइन्ड पॉजिटिव वैल्यूज एंड रिटन विद द प्लस साइन। फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन, फॉर एग्जांपल हम एक स्टोन लेंगे डियर स्टूडेंट्स और उसको हम वर्टिकली थ्रो करेंगे अपवर्ड, तो इसकी मोशन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है, तो वो वहां पे जो वेलोसिटी होगी इसकी वो हम पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो यही आपको यहाँ याद रखना है कि द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन आर असाइन्ड पॉजिटिव वैल्यूज एंड रिटन विद द प्लस साइन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई स्टोन ली, मैंने इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंका, आई थ्रो ए स्टोन वर्टिकली अपवर्ड, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें पॉजिटिव लेनी है, क्योंकि इसकी जो मोशन है वो अपवर्ड है। तो यही याद रखना है कि फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग वर्टिकली अपवर्ड मोशन आर असाइन्ड पॉजिटिव वैल्यूज एंड रिटन विद प्लस साइन, तो उनको प्लस साइन हम देते हैं। The physical quantities having downward motion are assigned negative values and are written with a minus sign. जो physical quantities, फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्टोन लेंगे, इसको हमने ड्रॉप किया फ्रॉम सम हाइट से, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमें नेगेटिव लेना है, बिकॉज द फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डाउनवर्ड मोशन आर असाइन्ड नेगेटिव वैल्यूज एंड आर रिटन विद a minus sign. The acceleration due to gravity always acts vertically downwards, and it is always taken as negative and written with a minus sign. तो चूंकि जब कोई बॉडी हम ड्रॉप करते हैं उसको यानी फोर्स उस पर फोर्स अर्थ एक्सर्ट करती है, तो जो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज डाउनवर्ड्स है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम नेगेटिव लेते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव एंड रिटन विद अ माइनस साइन। तो जब आपको पूछा जाए कि फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आप या उसका वैल्यू अगर आपको दिया जाए तो उस वैल्यू को आप नेगेटिव लीजिएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड्स। When a body is dropped freely from a height, its initial velocity is 0. ये याद रखना है आपको कि when a body is dropped freely from a height, हम किसी स्टोन को ड्रॉप करेंगे फ्रॉम सम हाइट से, तो जब उस बॉडी को हम ड्रॉप करते हैं तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है, स्टार्टिंग वेलोसिटी जो उसकी होती है, तो वो 0 होती है। दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल यू से या कैपिटल यू से, तो वो हमें 0 लेना है उस वक्त, क्योंकि जब एक बॉडी को ड्रॉप किया जाता है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है। फॉर एग्जांपल हम कार की एग्जांपल लेंगे, कोई यानी कार की एग्जांपल हम लेते हैं, वो रेस्ट में है, ठीक है, जब वो यानी स्टार्ट हो जाएगी
तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हम 0 लेते हैं। इसी तरह जब किसी बॉडी को, जब किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जाता है फ्रॉम सम हाइट से, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 लेनी है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली फ्रॉम ए हाइट इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0। When a body is thrown vertically upwards, its final velocity v becomes 0। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है कि जब किसी बॉडी को हम वर्टिकली थ्रो करते हैं अपवर्ड्स, तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी, जो टॉप पे उसकी वेलोसिटी बनती है, जहां से वो फिर वापस जमीन की तरफ आती है, तो टॉप पे उसकी जो वेलोसिटी होती है वो फाइनल वेलोसिटी कहलाती है, और वो फाइनल वेलोसिटी टॉप पे 0 होती है। तो ये भी आपको याद रखना है, यानी बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट इज फाइनल वेलोसिटी v बिकम 0। फाइनल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं v से, तो वो v बिकम वो 0 बनता है, वो फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी taken as 0 when a body is thrown vertically upwards its final velocity v becomes 0। तो ये याद रखना है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी वो 0 बनती है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। अगर हम, यानी जो टाइम एक ऑब्जेक्ट को लगता है किसी टॉप पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए, तो उस ऑब्जेक्ट को उतना ही टाइम लगता है कि उस फ्रॉम द सेम हाइट से ड्रॉप होने में, तो यानी फॉल होने में। फॉर एग्जांपल हम किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट को ये थ्रो करेंगे अपवर्ड मोशन, तो वो ऑब्जेक्ट जब टॉप पे पहुंचता है, जितना उसको टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, तो उतना ही टाइम उस ऑब्जेक्ट को वापस जमीन तक आने में उतना ही टाइम लगता है। तो इसको हम टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी कहते हैं। तो टाइम ऑफ एसेंट ASCENT, टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट DESCENT, यानी टाइम ऑफ, यानी यहाँ पे मैं ये इस पॉइंट को रिपीट करना चाहता हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा, द टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट इज इक्वल टू द टाइम इट टेक्स टू फॉल फ्रॉम द सेम हाइट। इसको हम टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट भी कहते हैं। तो ये ऑलवेज इक्वल होते हैं। तो यहाँ तक डियर स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट किया ये वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले जो मैंने आपको यहाँ पे बताई, और कुछ पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट मैंने आपको यहाँ पे बताए, वो आपको याद रखना है। डियर स्टूडेंट, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।